अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, पैरासिम्पैथिक सिस्टम के बारे में, कि पैरासिम्पैथिक सिस्टम होता क्या है। तो पैरासिम्पैथिक सिस्टम में सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है कि एसिटाइल कोलिन जो होता है कि वो कैसे रिलीज होता है, और एसिटाइल कोलिन जो होता है रिसेप्टर पे जाके क्या काम करता है, और उसके बाद हमारे शरीर में उसका क्या क्या फंक्शन होता है। तो पैरासिम्पैथिक सिस्टम में हम लोग को पढ़ना है कि मेजर सबसे क्या पढ़ना है, न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है जिसको बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ेंगे, ACH यानी कि ACETYL एसिटाइल कोलिन के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है कि एसिटाइल कोलिन हमारे बॉडी के अंदर कैसे रिलीज होता है, और जो ट्रांसमीटर जो होता है जाके रिसेप्टर पे एक्ट करता है, और रिसेप्टर पे जोड़ के हमारे बॉडी में उसका क्या क्या इफेक्ट होता है। और उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि एसिटाइल कोलिन का जो सिंथेसिस होता है कहाँ से होता है। तो एसिटाइल कोलिन यानी कि ACH जिसका जो सिंथेसिस होता है कहाँ से होता है, न्यूरॉन से होता है। कहाँ से, न्यूरॉन से होता है। तो एसिटाइल कोलिन का सिंथेसिस कहाँ से होता है, न्यूरॉन से होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो एसिटाइल कोलिन जो हमारे बॉडी में बन रहा है, जो इसका कोलिनर्जिक रिसेप्टर होता है, तो कैसे ये होता है। तो इसको इस तरह से देखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि ये एक रिसेप्टर हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, ये रिसेप्टर बना रहे हैं, और यहाँ पे सिग्नल यहाँ पे आएगा एसिटाइल कोलिन का। अब ये रिलीज कैसे होता है, एक होता है कि कोलिन जो होता है वो बाहर से अंदर आता है, ठीक है। कोलिन नाम का एक केमिकल होता है जो कि न्यूरॉन होता है, जो नर्व होता है उसके बाहर बनता है, और उसके बाद नर्व के अंदर आता है। तो जैसे मान लीजिए कि कोलिन जी है, कोलिन यहाँ से कहाँ आया, न्यूरॉन के अंदर आया। कहाँ आया, कोलिन यहाँ से न्यूरॉन के अंदर आया, और ये जो कोलिन आगे चल के क्या बन रहा है, ACH बन रहा है, यानी कि एसिटाइल कोलिन यहाँ पे ये बन रहा है। और ये एसिटाइल कोलिन फिर यहाँ पे आगे आके यहाँ पे आ रहा है, और न्यूरॉन के बाहर निकल रहा है, और यही यहाँ से रिलीज होके एसिटाइल कोलिन ये जो रिसेप्टर है यहाँ पे आके एक्ट करता है। और जब रिसेप्टर पे ये एक्ट करता है तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे शरीर में अलग अलग उसका फंक्शन स्टार्ट होता है। और ये जो एसिटाइल कोलिन जो हो रहा है ये यहाँ पे आया कैसे, ये एसिटाइल कोलिन, तो इसके आने का होता है कि जैसे ये कोलिन जो यहाँ पे अंदर जब जा रहा है, ये कोलिन जो है अंदर आया न्यूरॉन के, और न्यूरॉन के अंदर आके यहाँ पे एसिटाइल कोलिन जब बना रहा है तो ये रिसेप्टर यहाँ पे होता है, क्या होता है, स्टिमुलेट होता है। क्या होता है, स्टिमुलेट होता है, यानी कि उसमें कुछ ऐसा चीज़ होता है जिससे कि उसका काम करने का जो शक्ति होता है, जो फंक्शन होता है न्यूरॉन का, जिसको बढ़ जाता है, ये उसी को बोलते हैं स्टिमुलेशन, ठीक है। उसमें कोई गति आ जाता है, तो जिसके वजह से एसिटाइल कोलिन यहाँ से रिलीज हुआ। और जैसे ये रिलीज हुआ तो जो नर्व टर्मिनल यहाँ पे बना होता है, जो कि रिसेप्टर होता है, वहाँ पे जाके वो एक्ट करके अपना काम करने लगता है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि जो एसिटाइल कोलिन यहाँ पे बन रहा है वो रिसेप्टर पे जाके अपना काम कर रहा है, तो यहाँ पे एक जो चीज़ रिलीज होता है जो कि एसिटाइल कोलिन को तोड़ता है, ठीक है। तो उसका क्या नाम होता है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एक केमिकल होता है जो एसिटाइल कोलिन को बनने से रोकता है, ठीक है। अब जो ये केमिकल है जैसे कि एसिटाइल कोलिन एस्टरेज जो बन रहा है, तो ये क्या काम करेगा कि जो हमारे बॉडी में जो एसिटाइल कोलिन बन रहा है उसका जो फंक्शन हो रहा है उसको वो रोकेगा। तब हम लोग को क्या करना है कि एसिटाइल कोलिन जो एस्टरेज बन रहा है अब इसको रोकना है। अब इसको रोका कैसे जाएगा, तो इसको रोकने के लिए कोई ना कोई दवा दिया जाएगा। तो कौन सा उसको दवा दिया जाएगा, तो वो यहाँ पे देखते हैं। इसको रोकने के लिए जो दवा दिया जाता है उसका नाम होता है फाइगोस्टिग्मिन। क्या नाम है उसका, PHYGO, फाइगोस्टिग्मिन। अब ये जो दवा क्या करता है कि जब भी हम इसको देंगे तो जो एसिटाइल कोलिन जो बन रहा है, जिसके वजह से एसिटाइल कोलिन एस्टरेज जो बन रहा है, जिसके वजह से एसिटाइल कोलिन का डिग्रेडेशन यानी कि वो टूट रहा है, वो रिसेप्टर पे जाके काम नहीं कर रहा है। तो ये जो फाइगोस्टिग्मिन दवा देंगे तो क्या करेगा, जो कि एसिटाइल कोलिन जो बन रहा है, एस्टरेज जो बन रहा है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज जो बन रहा है, उसको वो
रोक देगा, वो बनने नहीं देगा। और जब भी एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज नहीं बनेगा तो क्या होगा, वो रिसेप्टर पे जाके फिर अपना एसिटाइलकोलिन काम करने लगेगा। यानी कि जो एसिटाइलकोलिन जो नर्व एंडिंग से बन रहा था स्टिमुलेशन होकर रिसेप्टर पे जो काम कर रहा था, वो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज की वजह से काम नहीं कर रहा था। और जब भी ये दवा दिया जाएगा फाइगोस्टिग्मिन, जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज को रोकने के लिए, जो कि उसको आगे का फंक्शन करने नहीं दे रहा था, तो क्या करेगा कि इसको बनने से रोकेगा, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज को बनने से रोकेगा और एसिटाइलकोलिन अपना काम करने लगेगा। इसको इस तरह से समझिएगा कि एक इंसान है, एक गांव मोहल्ला कोई भी है, वहाँ पे एक आदमी क्या करता है कि एक काम करना चाहता है, कोई भी एक काम करना चाहता है, लेकिन जो दूसरा कोई आदमी होता है जो कि एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज उसको नाम दे दीजिए, वो क्या करता है कि वो उस आदमी को रोकता है कि तुम ये काम कैसे कर लोगे, हम तुमको करने नहीं देंगे। तो वहीं पे एक और आदमी आता है जिसको ड्रग मान लीजिए, जिसको फाइगोस्टिग्मिन मान लीजिए। अब वो आदमी आके क्या करता है कि जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज नाम का जो आदमी था, अब उसको पकड़ेगा, बोलेगा कि तुम इसको क्यों बोल रहे थे कि तुम काम नहीं करना है, तुमको उसको काम करने दो, हम तुमको पकड़ के रखेंगे। यानी कि एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज जो था, उसको जो शक्ति था उसको रोक दिया। यानी कि उसको जो काम कर रहा था, जो एसिटाइलकोलिन नाम का जो आदमी था, वो जो काम कर रहा था गांव मोहल्ले के लिए, तो उसको अब काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे फाइगोस्टिग्मिन नाम का एक आदमी आ गया है जो कि एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज को पकड़ को रख सकता है, जिससे कि एसिटाइलकोलिन अपना काम कर सकता है। तो ये एक सिंपल सा उदाहरण था, सिंपल सा एग्जांपल था। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एसिटाइलकोलिन नर्व एंडिंग से बना, वो आके रिसेप्टर पे काम किया, लेकिन वहीं पे एक आ गया एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज, जो क्या करता है कि एसिटाइलकोलिन को बनने नहीं देता है। जब एसिटाइलकोलिन बनेगा नहीं तो क्या होगा कि हमारे जो नर्व सिस्टम पे वो एसिटाइलकोलिन जाएगा नहीं, और हमारे बॉडी का जो फंक्शन होता है वो काम नहीं करेगा। वहीं पे एक दवा आ गया जिसका नाम है फाइगोस्टिग्मिन। फाइगोस्टिग्मिन दवा क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज जो होता है उसको बनने से रोकेगा, उसको रोकेगा। जो एसिटाइलकोलिन जब एस्ट्रेज नहीं बनेगा तो एसिटाइलकोलिन अच्छे से काम करेगा। तो ये एक प्रोसेस होता है। तो जब भी एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज जहाँ पे इनहिबिटर बोलेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, दवा का नाम आ जाएगा फाइगोस्टिग्मिन। यानी कि फाइगोस्टिग्मिन जो है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर है। एक यहीं पे एक और दवा है जिसका नाम है बोटुलियम टॉक्सिन। क्या नाम है उसका, बोटुलियम टॉक्सिन। ठीक है, BOTOLIUM TOXIN। अब ये दवा क्या करता है, ये जो बोटुलियम टॉक्सिन जो है, ये टॉक्सिन क्या करता है कि एसिटाइलकोलिन को ही रोक देता है। यानी कि यहाँ से जो एसिटाइलकोलिन नीचे जो बन रहा है वो नीचे बनने ही नहीं दे रहा है। यानी कि इनहिबिटर हो जाएगा एसिटाइलकोलिन का, यानी कि एसिटाइलकोलिन को ये बनने ही नहीं दे रहा है। और जब ये ऐसा होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा इंक्रीज हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा, यानी कि जो ब्रोंकस होता है वो डायलेट कर जाएगा। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो इस तरह से एसिटाइलकोलिन जो रिलीज होता है उसको रोकने के लिए जो दवा होता है, जैसे कि बोटुलियम टॉक्सिन से एसिटाइलकोलिन इनहिबिटर हो जाएगा, या फिर जो होता है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज ज़्यादा बनने लगा तो वहाँ पे पैरालिडॉक्सिन दे सकते हैं। तो इस तरह से एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, और उसको रोकने के लिए कौन कौन सा दवा होता है वो यहाँ पे हम लोग देख लिए। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो एसिटाइलकोलिन का कुछ रिसेप्टर होता है कि उस रिसेप्टर का क्या काम होता है, तो जिसको बोलते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर। क्या बोलते हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर। अब कोलिनर्जिक रिसेप्टर क्या होता है कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर वैसा रिसेप्टर होता है जहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है। क्या होता है, एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, और वहीं पे क्या करता है कि ये जो रिसेप्टर पे जो इफेक्ट होता है एसिटाइलकोलिन का उसको इंक्रीज करवा देता है, या फिर जो काम करने का जो प्रोसेस होता है एसिटाइलकोलिन का तो उसको इंक्रीज करवाता है। तो इसी को बोलते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर। जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर होता है इसमें दो तरह का होता है, एक होता है निकोटिनिक रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर, और दूसरा होता है मस्करिनिक रिसेप्टर। क्या होता है, मस्करिनिक। जो निकोटिनिक रिसेप्टर होता है इसको डिनोट करते हैं NN से, यानी कि NN से इसको डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करेंगे, निकोटिनिक जो रिसेप्टर होता है उसको NN से डिनोट करेंगे, NN और NN।
जो एनएन जो होता है वो कहाँ पे होता है? गैंग्लिया में। और जो एनएम जो होता है वो कहाँ पे होता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। कहाँ पे होता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। लेकिन जो एनएम जो रिसेप्टर होता है इसको क्या होता है कि एक ऑप्टिमल स्टिमुलेशन चाहिए। अब इसको समझिएगा कि ऑप्टिमल स्टिमुलेशन होता क्या है। ऑप्टिमल स्टिमुलेशन वैसा चीज़ होता है जो कि एक लिमिट अमाउंट में अगर वो रिलीज होता है तभी काम करेगा, ना उससे कम रिलीज होगा तब काम करेगा, ना उससे ज़्यादा रिलीज होगा तब काम करेगा। जो एन एम जो रिसेप्टर है जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट होता है, इसका काम है कि कब काम करेगा कि जब वहाँ पे जो रिसेप्टर पे कोई भी ड्रग है या फिर जो सिग्नल आता है एक लिमिट अमाउंट में जाएगा। अगर ये जो लिमिट है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये लिमिट है इसका, अगर इससे ज़्यादा दे देते हैं या फिर इससे कम दे देते हैं तब वो काम नहीं करेगा। उसको काम करने के लिए उतना ही अमाउंट में उसको चाहिए जितना अमाउंट में उसको ज़रूरत होता है। अब ऐसा नहीं कि उसको ज़रूरत से ज़्यादा दे दीजिएगा तो रिसेप्टर क्या बोलेगा? यार कि यार हम काम नहीं करेंगे। कम दे दीजिएगा तो भी बोलेगा बात कि यार मैं काम नहीं करूँगा, मुझे कम लोड पड़ा है या फिर ज़्यादा लोड पड़ गया है। इसलिए उसको ऑप्टिमल स्टिमुलेशन के लिए एक लिमिट अमाउंट फिक्स होता है, उतना ही पे वो काम करता है, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो दूसरा जो रिसेप्टर होता है उसको बोलते हैं मस्करेनिक रिसेप्टर। मस्करेनिक रिसेप्टर में क्या होता है? यहाँ पे 3 तरह का रिसेप्टर होता है। एक होता है M1, M2 और M3। अब इसको याद रखने का आसान तरीका क्या होता है? M1, इसको इस तरह से याद रखिए, M1, M2, M3 3 रिसेप्टर है। तो यहाँ से शुरू किया, पहले खाओ पियो, ठीक है, पहले हम लोग का पेट भरना चाहिए। जब पेट भर जाएगा तो का आदमी क्या करता है कि दिल लगा लेता है, यानी कि खाओ पियो दिल लगाओ। जब दिल लग जाता है तो उसके बाद बोलता है कि चलो यार सब कुछ हो गया, खाना भी हो गया, दिल भी लग गया, अब चलो अब दूसरा काम करते हैं। यानी कि पहले खाओ पियो फिर दिल लगाओ, बाकी काम बाद में, ठीक है। तो M1 पहले खाओ पियो, यानी कि M1 कहाँ पे होगा? स्टमक में होगा। M1 कहाँ पे होगा? स्टमक में, ठीक। पहले खाओ पियो फिर दिल लगाओ। अब M2 रिसेप्टर कहाँ पे होगा? दिल लगाओ। दिल लगाना कहाँ से होता है? दिल से, यानी कि हार्ट में, ठीक। पहले खाओ पियो फिर दिल लगाओ, बाकी काम बाद में। अब जो M3 रिसेप्टर होता है कहाँ पे होगा? अब जैसे बाकी काम, जैसे ब्रोंकस हो गया, GIT हो गया, ग्लैंड हो गया, आई हो गया, पिपल्स हो गया, ठीक है। अब जो जितने सारे जहाँ जहाँ पे जो अदर जो रिसेप्टर होता है, ब्रोंकस, GIT, ग्लैंड, आई हो गया, पिपल्स जो हो गया, तो यहाँ पे M3 हो गया, यानी कि पहले खाओ पियो, स्टमक में M1, दिल लगाओ यानी कि हार्ट में M2 और बाकी जगह M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। अब ये ब्रोंकस में क्या करवाएगा? तो ब्रोंकस में क्या करवाता है? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। अब ब्लैडर में क्या करवाएगा? ब्लैडर में क्या करवाता है? इंक्रीज कंस्ट्रक्शन। ब्लैडर में क्या करवाता है? कंस्ट्रक्शन, यानी कि इंक्रीज कंस्ट्रक्शन। ग्लैंड में क्या करवाएगा? इंक्रीज सिक्रेशन, जितना भी ग्लैंड होता है। आई में क्या करवाएगा? मियोसिस करवाएगा कि मिड्रेसिस करवाएगा? मियोसिस करने का मतलब कि छोटा, मिड्रेसिस मतलब बड़ा। यहाँ पे करवाएगा मियोसिस, मियोसिस मतलब छोटा करवाएगा, ठीक है। GIT में क्या करवाएगा? GIT में पेरिस्टाल्सिस जो होता है उसको इंक्रीज करवा देगा, ठीक है, इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस। तो ये तो हुआ कि M3 के बारे में। लेकिन स्टमक में क्या करवाता है? स्टमक में जो M1 जहाँ पे प्रेजेंट होता है वहाँ पे क्या करवाता है कि इंक्रीज HCl। तो इससे क्या करवाएगा? पेप्टिक अल्सर हो सकता है, ठीक है, इंक्रीज HCl करवाएगा। हार्ट में क्या करवाता है? हार्ट का कंडक्शन डिक्रीज करवा देगा, डिक्रीज हार्ट रेट, ठीक है। तो मस्कुरेनिक जो रिसेप्टर है इसका ये काम है। M1 यानी कि स्टमक में क्या करवाएगा? HCl का सिक्रेशन करवाएगा। खाओ पियो फिर दिल लगाओ, यानी कि M2 हार्ट में क्या करवाएगा? हार्ट को डिप्रेस करता है, यानी कि डिक्रीज हार्ट रेट करता है, बाकी काम बाद में, यानी कि M3 क्या करवाएगा? M3 में जैसे ब्रोंकस हो गया, GIT हो गया, आई हो गया, ग्लैंड हो गया, तो सभी जगह उसका इंक्रीज करवाएगा, यानी कि GIT में क्या होगा? इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस हो जाएगा, ग्लैंड में इंक्रीज सिक्रेशन हो जाएगा, ब्रोंकस में उसको कंस्ट्रिक्शन करवाएगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन जिसको बोलते हैं। उसके बाद ब्लैडर होता है, जो ब्लैडर होता है यूरिनरी ब्लैडर जिसको बोलते हैं, वहाँ पे क्या करवाएगा? वहाँ पे इंक्रीज कॉन्स्ट्रक्शन उसका हो जाएगा, यानी कि उसको दबाएगा, ठीक है, जैसे कि जो पेशाब होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लो होने लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग जान गए कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर क्या होता है और उसका काम क्या है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कोलिनर्जिक ड्रग, यानी कि कोलिनर्जिक कौन कौन सा दवाई होता है, ड्रग कौन कौन सा होता है।
अब जो कोलिनर्जिक ड्रग होता है ये कौन सा ड्रग होता है कि वैसा ड्रग जो पैरासिम्पैथिक सिस्टम को स्टिमुलेट करे। और ये इसमें क्या होता है, स्टिमुलेट मतलब कि उसके फेवर में काम करे, ठीक है। अब इसमें होता है कि दो तरह का होता है कि एक डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग होता है, एक इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग होता है। अब इसको इस तरह से समझिएगा कि जैसे डायरेक्ट एक्टिंग, जैसे हमको और जैसे कोई भी एक आदमी है उसको हमको कोई बात बोलना है तो हम एक बात उसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हाँ तुमने ये काम किया। अब एक आदमी है जिसको हमको बात बोलना है लेकिन हम उसको डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, किसी के थ्रू बोलवाएंगे तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट। यानी कि इसमें दो तरह के दवाई है, एक डायरेक्ट एक्टिंग और एक इनडायरेक्ट एक्टिंग। जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग होता है वो क्या होता है कि डायरेक्ट काम करता है। जैसे एक दवा का नाम हम बता रहे हैं जिसका नाम है पिलोकार्पिन, PILO, पिलो CARPIN, पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन दवाई कहाँ पे एक्ट करता है, यानी कि हमारा आँख जो है पुपिल पे काम करता है, ठीक है। उसका एक्शन क्या होता है, वो जो क्या करता है कि जब दवा डालते हैं तो पुपिल पे क्या करता है, उसको कंस्ट्रिक्शन करवाता है, यानी कि मियोसिस करवाएगा, ठीक है। मियोसिस करवा रहा है और ये जो मियोसिस करवा रहा है तो इसका एक्शन जो हो गया मियोसिस हो गया, लेकिन किसके काम में आएगा, कब इस दवा को हम लोग देते हैं, तो इस दवा को कब देते हैं, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। जैसे एक आँख का बीमारी होता है जिसमें क्या होता है कि आँख के अंदर जो होता है, जो मेसवर्क होता है, टेबिकुलर जो मेसवर्क बोलते हैं, अंदर में जैसे एक नाली होता है वो बंद हो जाता है, जैसे कि जिसको बोलते हैं एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। जो नाली अंदर जो बंद हो जाता है उसको खोलने में ये जो दवा होता है काम आता है। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, इस दवा का जो यूज़ कहाँ पे होगा, यूज़ कहाँ पे होगा, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में। अब ये जो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में ये जो दवा काम करता है तो कैसे करेगा कि वहाँ पे जो नाली जो होता है अंदर में जो एक ट्रेबिकुलर जो मेस होता है जहाँ पे वो आँख के अंदर जो प्रेशर होता है उसको खोल के वहाँ से एक्वस जो होता है उसको बाहर निकालता है और अंदर जो प्रेशर होता है जो आँख का इंट्रा ऑर्बिकुलर जो प्रेशर होता है IOP उसको डिक्रीज करता है, यानी कि उसको कम करता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे इंक्रीज एक्वस ह्यूमर और डिक्रीज इंट्रा IOP और डिक्रीज इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। तो ये तो हो गया कि डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग कौन सा होता है। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग करने का मतलब कि वैसा ड्रग जो डायरेक्ट काम नहीं करता है। तो यहाँ पे एक ड्रग होता है जैसे कि एक, अब देखते हैं हम लोग कि इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग क्या होता है। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग वैसा ड्रग जो कि डायरेक्ट काम ना करके इनडायरेक्ट काम करता है, जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। उसमें क्या होता है, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर, यानी कि एसिटाइलकोलिन पे डायरेक्ट काम ना करके वो कहाँ पे काम करता है कि एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज होता है वहाँ पे काम करता है। तो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज अगर बन रहा है तो क्या होता है कि एसिटाइलकोलिन को बनने से रोकता है और जो दवा जो होता है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज को बंद करता है, यानी कि उसको रोकता है। तो जब भी एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज पे काम करेगा तो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज नहीं बनेगा तो एसिटाइलकोलिन काम करने के लगेगा। तो यहाँ पे इस तरह से समझ लीजिए को पहले इसको, जैसे कि नर्व टर्मिनल है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिटाइलकोलिन आ रहा है, एसिटाइलकोलिन बन रहा है, लेकिन यहाँ पे एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज बन रहा है और ये क्या कर रहा है कि एसिटाइलकोलिन को बनने ही नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे हम एक दवाई देंगे, कोई भी ड्रग देंगे, तो ये ड्रग क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन पे ऊपर एक्ट करेगा, एसिटाइलकोलिन को बनने नहीं देगा और एसिटाइलकोलिन जब नहीं बनेगा एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज को बनने नहीं देगा, इसको रोक देगा। तो ये क्या करेगा कि फिर यहाँ पे एसिटाइलकोलिन का जो काम था वो होने लगेगा। तो यही होता है कि इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग, यानी कि डायरेक्ट एसिटाइलकोलिन को एक्ट नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि एसिटाइलकोलिन जो एस्ट्रेज है वहाँ पे काम करके एसिटाइलकोलिन को प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी कि एसिटाइलकोलिन बनने दे रहा है। तो इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग, ठीक है। और ये जो दवा होता है इस पर क्या होता है कि रिवर्सिबल भी होता है और इरिवर्सिबल भी होता है। तो दोनों होता है, यानी कि रिवर्सिबल एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर और इरिवर्सिबल एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल करने का मतलब क्या होता है कि रिवर्सिबल तो जो होता है कि वो क्लिनिकली यूज होता है, लेकिन जो इरिवर्सिबल होता है जो कि दोबारा रिवर्स नहीं कर पाएगा वो क्या होता है, वो टॉक्सिक होता है, यानी कि वो जहरीला होता है।